आज हम सब्जेक्ट वेंचर पर सप्लाई ऑफ मनी और मनी के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे सब कुछ। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे मनी एंड मनी सप्लाई। मनी, मनी क्या है? मनी पैसा है। क्या कहा गया पैसे के लिए? पैसा कौन सी चीज पैसा है? तो पैसा वो है, कुछ लोगों ने कहा पैसा वह है जो पैसे का काम करे। मीन्स मनी इज व्हाट? मनी इज व्हाट मनी डज। ये चीज आपको समझ में आई? पैसा वो है जो पैसे का काम करे। तो अब पैसे के यानी मनी के बारे में जानने के लिए के वर्क को जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मनी के वर्क क्या है। बट मनी के वर्क को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मनी के ना होने से पहले, जैसे यहां से हम मनी का इन्वेंशन मान लें कि एक इस टाइम पे, जैसे कि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक चेन है, ऐसे चल रही है, और मान लेते हैं कि अभी हम 2023 में हैं। बट 2023 से पहले पैसा जब आया, मानते हैं ये 4th सेंचुरी के आसपास या उससे पहले, मान लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास कुछ सील्स और मोहरें मिल रही हैं। तो इन जगहों के पहले या इसके साथ और इवन अभी तक क्या कुछ ट्रांजैक्शन विदाउट मनी हो रहे हैं? क्या विदाउट मनी कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं? क्या सेटलमेंट्स नहीं हो रहे हैं? आज क्या समाज में रद्दी के बदले ये ले लो, कपड़ों के बदले में ये ले लो, पुराना खराब इन्वर्टर बेच डालो, पुराना खराब फोन बेच डालो, पुराना खराब ये बेच डालो, इसके बदले में हमको कुछ चीजें मिल जाती हैं या कभी कभी पैसे मिल जाते हैं। तो ये जो चीज थी इसको हम कहते थे हिंदी में वस्तु विनिमय, यानी वस्तु विनिमय, वस्तु लेना, और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। अब जो हमारा बार्टर सिस्टम है ये मनी के पहले आया था, और इसके आने से हम अपने काम करने लगे थे। क्योंकि इंसान शुरुआत में, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जो मैन था, मैन अपने सारे काम, ऑल वर्क पॉसिबल नहीं थे, तो वो कुछ काम करता था और कुछ करवाता था। जो काम वो दूसरों से करवाता था, उन काम के बदले वो करता क्या था? पैसा तो था नहीं, तो क्या देता था वो? आज के समय में तो आप किसी से भी काम कराते हो तो क्या करते हो? पैसा देते हो। आप अपना मकान बनवाते हो ना, मकान बनवाने के लिए क्या करते हो? अगर छत डलवानी है तो मजदूर से क्या कहते हो कि भैया मेरी छत डलवा दो, चल के इतने कोने की छत तुम्हारी हो गई, यहां सोना आके। ऐसा तो नहीं कहते, उसको आराम से पैसा देते हैं और बोलते हैं कि चलो तुमने मेरी छत डला दी, काम खत्म, अब आपसे जयराम जी की आप जाइए। तो ये बार्टर सिस्टम क्या था? तो बार्टर सिस्टम को समझने के लिए हमको बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन और इसके नेचर पे चलना पड़ेगा। बार्टर सिस्टम, तो सबसे पहले ये बार्टर सिस्टम है क्या? तो बार्टर सिस्टम को हमने क्या कहा? ये वस्तु विनिमय है, और वस्तु विनिमय होने के कारण, विनिमय, वस्तु मतलब होता है गुड्स, है ना, और विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगर कर रहे हैं हम तो हमारा वस्तु विनिमय हो जाता है। कैसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा? या एक्सचेंज ऑफ गुड्स की क्या डिफिनीशन होगी? तो यहां पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। इस व्यक्ति के पास, इस पर्सन के पास व्हीट है। क्या है इसके पास? व्हीट है। और इसके पास क्या है? क्लॉथ्स है। ठीक है। अब जो व्हीट है, व्हीट वाले को नीड किसकी है?
वीट है इसके पास, तो इसको क्या चाहिए? क्लॉथ। समझ में आ रहा है ना? जी। इसको क्या चाहिए? क्लॉथ चाहिए। और जिसको क्लॉथ जिसके पास है उसको क्या चाहिए? वीट चाहिए। ऐसे समझ में आ रहा है ना? तो जो हमारे पास है वो हमारे लिए लेस नीडेड है ना? इसके लिए ये लेस नीडेड हुआ कि नहीं हुआ? है ना? और ये हमारे पास जो चीज नहीं है वो हमारे लिए क्या है? मोर नीडेड है ना? नहीं आ रही बात समझ में? अब क्या करना है हमको? क्या करना है? लेस नीडेड और मोर नीडेड, हम दोनों चीजों को समझेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि अब ए ऐसे व्यक्ति की सर्च करना चाहेगा जो इसके वीट को लेने को एग्री हो और इसको क्लॉथ्स देने को तैयार हो। और यही चीज अगर इसके साथ देखें तो ये ऐसे व्यक्ति को सर्च करेगा जो क्लॉथ्स लेने को तैयार हो और वीट देने को तैयार हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब अगर आप देखें तो ये और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना? है ना? यस सर। इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस। ये बॉन्ड क्या कहता है? डबल कोइंसिडेंस। दोहरा संयोग हिंदी में बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दोहरा संयोग। यानी टू फाइंड सच अ पर्सन जो हमारी चीज देने को तैयार है और हमको हमारे जरूरत की चीज देने को तैयार है और हमसे हमारी जो चीज है वो लेने को तैयार है। यानी जो चीज हम देना चाहते हैं वो लेना चाहता हो और जो वो देना चाहता है वो हम लेना चाहते हो। तो ये चीज क्या कहलाती है? डबल कोइंसिडेंस। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां पर हम इस पूरे सिचुएशन के आधार पर एक डिफिनीशन निकाल पा रहे हैं। देखिएगा यहां पे क्या हो रहा है। बार्टर सिस्टम क्या है? इधर देखो, टेकिंग मोर नीडेड गुड बाय गिविंग लेस नीडेड। समझ में आया नहीं आया? अपने कम जरूरत की चीज दे करके ज्यादा जरूरत की चीज लेने की कंडीशन क्या कहलाएगी? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय है। पैसा जब नहीं था तो हम कैसे काम करते थे, इस विषय पर ये चीज पूरी तरीके से समझाती है हमको कि ये चीज होती थी। अब ये जो चीज थी, देखिए अब बताइए आप, क्या ये चीज ढूंढनी बड़ी आसान नहीं होगी? ऐसे आदमी को ढूंढ पाना जब हमारे पास नेट नहीं था, साधन नहीं थे, इंफॉर्मेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, तब ऐसे पर्सन को ढूंढना जो हमारी जरूरत की चीज देने को तैयार हो और जो हमारे पास है वो लेने को तैयार हो। जैसे कि अननेसेसरी ट्रांजैक्शन बीच में होते थे। ए ने ढूंढना शुरू किया तो इसको क्लॉथ्स देने वाला तो मिल गया। मान लीजिए एक सी पर्सन है जो क्लॉथ्स दे रहा है, बट इसका बच्चा बीमार है तो इसको अपने बच्चे के लिए मिल्क चाहिए। अब इनकी तो चीज पूरी हो रही है कि ये क्लॉथ्स दे देगा, एक कंडीशन पूरी है, बट इसको चाहिए क्या? और इनके पास क्या है? कैसे ले लेगा वो? समझ में आया? तो सिंगल कोइंसिडेंस से काम नहीं चलना था, डबल कोइंसिडेंस चाहिए था। वो व्यक्ति मिलना चाहिए था जो वो देने को तैयार है जो हमारे पास नहीं है और जो हमारे पास है वो लेने को तैयार है। ऐसी चीज डबल कोइंसिडेंस कहलाती थी। पहली प्रॉब्लम समझ में आएगी नहीं आई? प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या था? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। इसको कहते हैं मूल्य मापक। अब जैसे देखिएगा यहां पे, सपोज ए ने बी को सर्च कर लिया, कि भाई तुमको बीट चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे क्लॉथ चाहिए तुम मुझे दे दो, बट हाउ मच? कितने के बदले में कितना, ये कैसे डिसाइड हो? क्लियर हो रहा है? तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम थी। समझ में आ रहा है?
तीसरी प्रॉब्लम क्या थी भाई बार्टर सिस्टम में? तीसरी प्रॉब्लम थी डिवीजन ऑफ वैल्यू। डिवीजन ऑफ वैल्यू। सपोज किसी के पास गाय है, काऊ है, लिविंग चीज है ए के पास, और उसके बदले में उसको मिल्क चाहिए, क्लॉथ चाहिए और वीट चाहिए। तो वो जो चीजें चाहिए इसको, ये वीट है, मिल्क है ना, काऊ है ना। अब काऊ के बदले में हमको क्या क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए। हमको मिल्क चाहिए, हमको वीट चाहिए और हमको क्लॉथ चाहिए, है ना। अब ये तीनों चीजें एक के पास मिलनी तो मुश्किल है। अब मान लीजिए ये बी के पास हमको मिल्क मिल रहा है, सी के पास हमको वीट मिल रहा है और डी के पास हमको क्लॉथ्स मिल रहा है। क्लियर? चलो ढूंढ भी लिया तीनों को। अब हम गाय किसे ले लें? समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम है कि नहीं है? यस सर। कि हम डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो तीसरी प्रॉब्लम हमारी आती है कि हम डिवीजन ऑफ वैल्यू कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब चौथी प्रॉब्लम क्या है? फ्यूचर पेमेंट नहीं संभव था, क्योंकि उस समय कोई किसी को नहीं जानता था ना। यस सर। इस हाथ दे उस हाथ ले वाली बात चलती थी। अब यहाँ पर एक और बात याद आती है बेटा, बार्टर सिस्टम को हम डायरेक्ट एक्सचेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सचेंज। उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि वहां पे एक ही गुड्स होती है, यहाँ पे 2 गुड्स होती हैं और दोनों गुड्स सामने सामने होती हैं। एक गुड्स ये होती है ए गुड्स और बी गुड्स, ठीक है ना। तो दोनों गुड्स सामने सामने होती हैं, इसलिए इसे डायरेक्ट एक्सचेंज कहते हैं। क्लियर? इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सचेंज, गुड्स एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। फ्यूचर पेमेंट की सिचुएशन हो गई। स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं पॉसिबल था। स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे है? ये सपोज किसी के पास काऊ है, अब उसको मिल्क हो जाता है, 10 बजे के लगभग उसने अपनी काऊ से मिल्क निकाल लिया। अब वो नहीं चाहता उसे खर्च करना, तो वो स्टोर कैसे करे? 4 बजे तक तो उसका दूध खराब हो जाएगा। आज अभी आपकी जेब में 2000 का नोट होता है, मेरे पास कुछ होगा, ये सपोज दैट मेरे पास ये पैसा है। अब ये पैसा मैं नहीं खर्च करना चाहता, तो मैंने अपनी जेब में रख लिया। अब मेरी जेब में ये स्टोर है। मोदी जी जब तक नहीं कहते हैं कि भाई अब ये 500 का ये वाला नोट नहीं चलेगा, तब तक ये 500 की ही वैल्यू का रहेगा। क्या मिल्क के साथ ऐसा पॉसिबल है? नहीं। मिल्क तो आप ऐसे रख लीजिए अपनी जेब में या अपने फ्रीज में, और 5 दिन नहीं महीने भर बाद निकालिए, तो वैल्यू स्टोर हुई क्या? वैल्यू स्टोर नहीं हो पा रही है। तो मनी के ना होने से हमें डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम थी, हमें मेजरमेंट ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम थी, हमें डिवीजन ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम थी, हमें फ्यूचर पेमेंट की प्रॉब्लम थी, हमें ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम थी, हमें स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम थी। मनी ने ये सारे के सारे काम आकर के सॉल्व कर दिए। समझ में आया नहीं आया? तो अब आपको डिफिनीशन वहां पे समझ में आ रही होगी कि मनी के फंक्शंस क्या हैं। यस सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो मनी क्या है, यहां से अब हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस जगह पर मनी की वैल्यू को थोड़ा सा डिफाइन कर सकता हूं, यहाँ पे मैं दिख रहा हूं ना, ठीक है। तो मनी क्या है? तो मनी इज एनीथिंग। अब देखिएगा यहीं से निकल के आएगा कि 2 ये काम जो करने लगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, वही मनी है। समझ में आया? यानी मनी इज एनीथिंग, कोई भी चीज मनी है विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड है। कैसे? नंबर 1 एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसे के बदले में उसे सब लोग लेने को तैयार हों, और दूसरा एक्ट एज अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, वो वैल्यू की मेजरमेंट करने को एग्री करता हो। यानी मनी कोई भी वो चीज हो सकती है जो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू के तौर पर काम करने को तैयार है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। कंफ्यूजन है कोई? नो सर। तो मनी में 2 चीजें होनी जरूरी है ना,
Yes, sir. सपोज जब कभी भी आप किसी दुकान पे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने फिर कहा, मैं ये पैसे निकालता हूं, ये मेरे पास कितने पैसे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मेरे पास ये 1500 रुपए हैं। अब 1500 रुपए के बदले में कोई भी चीज हम मार्केट से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। और वो व्यक्ति इनको ले लेगा कि नहीं ले लेगा? ले लेगा ना? नहीं ले लेगा? ले लेगा। और मैं उसके बदले में अगर उसको बोलूं कि सर मैंने ये जैकेट 500 रुपए की ली थी, मैं आपकी 400 रुपए की चीज लिए जा रहा हूं, ये 500 की आप जैकेट रख लो, क्या वो दे देगा? तो यानी वो बाकी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दूसरी चीज क्या होती है, जब कभी भी किसी स्टोर में आप जाते हैं, किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, कितने का है, यानी हर चीज की वैल्यू किस पे आती है, यूनिट्स ऑफ मनी में आती है। तो मनी के यूनिट्स में वैल्यू आने के कारण हर चीज तय हो जाती है। जैसे यहां पर ये था ना मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, अब किसके बदले में कितना देंगे, मान लीजिए अब यहां पर देखिए, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि वीट मान लेते हैं 20 रुपीज केजी है, क्या है, 20 रुपीज केजी। और क्लॉथ्स जो है वो 20 रुपीज 1 मीटर है। तो क्या होना चाहिए, 1 kg इक्वल टू 1 मीटर, हुआ ना? Yes. मेजरमेंट हो गया कि नहीं मनी के द्वारा? Yes, sir. हो गया। अब अगर इसकी वैल्यू कम होती है, 10 रुपए का होता, तो 1 kg इक्वल टू 2 मीटर। यदि ये केजी में कम होता, ये 10 रुपए का होता, तो 2 मीटर इक्वल टू 2 kg। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो मनी ने क्या करना शुरू कर दिया, बीच में आकर के बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और मनी क्या हो गया, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और वर्क एज अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। क्लियर? तो मनी हर वो चीज है जो मनी के साथ काम कर रही है और वर्किंग होती है। समझ में आया? ये मनी के प्राइमरी फंक्शन है, ये मनी के। और सेकेंडरी फंक्शन में कौन से आ जाएंगे, ये वाले, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, फ्यूचर पेमेंट का बेस और स्टोर ऑफ वैल्यू, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द मनी है। फंक्शन ऑफ मनी क्लियर हो गए? फंक्शन ऑफ मनी में क्या क्या आ रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू प्राइमरी फंक्शन, स्टोर ऑफ द वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड बेस ऑफ द फ्यूचर पेमेंट। ये आपके 3 पॉइंट मनी के सेकेंडरी फंक्शन में आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब जल्दी से काइंड्स ऑफ मनी को स्टडी कर लेते हैं। तो एक बार हम समराइज थोड़ा सा करा दें आपको कि मनी के प्राइमरी फंक्शन क्या क्या है ना पहले। तो प्राइमरी फंक्शन जो है मनी के, प्राइमरी फंक्शन में 2 फंक्शन आएंगे। पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये आपको समझ में आ गया। Yes, sir. दूसरा था मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। वैल्यू, किसी भी चीज का मेजरमेंट करना, वो मनी में आ जाएगा। और सेकेंडरी फंक्शन मनी के क्या हो जाएंगे, डिवीजन। नो डिवीजन को ना रखिएगा, डिवीजन तो एक प्रॉब्लम के तौर पर था। यहां पर मनी के 3 बेसिक फंक्शन हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वैल्यू का ट्रांसफर यानी ओनरशिप का ट्रांसफर है बेटा, Yes, sir. ओनरशिप, ठीक है। Yes. और नेक्स्ट बेस ऑफ द फ्यूचर पेमेंट, Yes. बेस ऑफ द फ्यूचर पेमेंट। और फ्यूचर पेमेंट को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम डेफर्ड पेमेंट के नाम पे जानते हैं। कैसा पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट। अश्मी आप जानते होंगे डेफर्ड पेमेंट क्या होता है। डेफर्ड आपके यहाँ जो मेहर होता है, मुज्जल एंड मुअज्जल होता है ना, प्रॉम्प्ट एंड डावर, ठीक है। तो एक होता है जो तुरंत दिया जाता है और एक जो होता है लाइफ टाइम में कभी भी दिया जा सकता है, तो उसको हम डेफर्ड बोलते हैं। जो अब से टाल दिया गया है, मतलब मौके पे नहीं दिया गया, दिया तो तुरंत जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, तुरंत ना दे करके जो भविष्य में दे देंगे इस बात का वादा करके, यानी उधार जो होता है वो चीज आपकी डेफर्ड पेमेंट होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. अब मनी जब आया तो मनी का एवोल्यूशन हुआ।
मनी का क्या हुआ? Evolution. एवोल्यूशन, क्रांतियां हुई। तो सबसे पहले जो था वो गुड्स मनी आया। पहले लेवल पे कौन सा मनी आया? गुड्स। गुड्स में जैसे हॉर्न्स आए, अब जानवरों के सींगों को मनी मान लिया गया। कॉरी सेल्स थे वो मनी मान लिए गए, बट इनमें कैरी करने की कंडीशन नहीं होती थी। 10 सींग लेके जाने हो तो खोपड़ी टूट जाएगी, तो बड़ा प्रॉब्लम था। तो अब उसके बाद दूसरी जो मनी आई वो आई मेटल मनी। कौन सी मनी आई? अब चूंकि मेटल मनी में, ध्यान दीजिएगा बेटा, इधर ध्यान दो, मेटल मनी क्या था? तो मेटल मनी के टाइम पर हमारा कॉन्फिडेंस कम था, हम लोगों पर विश्वास नहीं करते थे। तो वो करते क्या थे कि 1 रुपी जैसे बनाना है, 1 रुपया 1 रुपी नोट बनाना है, तो 1 रुपी में वो क्या करते थे कि इतने का 1 का गोल्ड ले लिया, 1 रुपए का गोल्ड ले लिया और उस पे 1 रुपया लिख दिया। तो 1 रुपी के गोल्ड पे, 1 रुपी की वैल्यू के गोल्ड पे अगर 1 रुपी लिखा है तो इसके 2 मीनिंग हो गए ना, है ना? जैसे आप ये पेपर देखते हैं, ये नोट देखते हैं ना, पेपर मनी है ना, तो इसमें 2 चीजें हैं, एक इसकी पेपर वैल्यू, नोट पे पेपर वैल्यू, और एक हो गया इसका प्रिंटेड वैल्यू। बेटा हुआ ना? Yes, sir. इस पेपर की कितनी वैल्यू है? मान लेते हैं 5 रुपी, है ना? Yes, sir. और लिखा कितना है? 500. तो जो लिख ओरिजिनल वैल्यू है जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, क्या बोलते हैं? Intrinsic value. इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू उस मेटल की वैल्यू होती है जो इस पर वो पेपर बना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, तो sir. इंट्रिंसिक वैल्यू देखो इधर, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू इक्वल है, यानी मेटल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू इक्वल है, तो इसको बोलेंगे फुल बॉडीड मनी। क्या बोलेंगे? Full bodied money. फुल बॉडीड मनी, यानी इसको चाहे आप मनी के रूप में ले लें और चाहे उसको मेटल के रूप में ले लें, Yes, sir. यानी वो उतने का चाहे सोना बेच लो और चाहे उतने का रुपया मान लो, वो फुल बॉडीड हो गया। और ये वाला जो मनी होता है जिसमें लिख लो, व्हेन प्रिंटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज नोन एज ए फिएट मनी, FIAT, fiat money. So the printed value is greater than original value. अगर वो नोट रिकॉर्ड में ना चले, वैल्यू में ना हो, तो उस पेपर की कितनी वैल्यू है? पेपर की वैल्यू कम होगी ना? yes, तो उसे हम स्टॉपेल मनी या फिएट मनी कहते हैं, क्योंकि ये ऑन द एग्रीमेंट चलता है। गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक इस बात का प्रॉमिस करता है कि ये पेपर कागज का जिस भी व्यक्ति के पास होगा उसको मैं उतने वैल्यू के पैसे वापस देने का प्रॉमिस करता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. क्लियर हो गया? अब मनी का लास्ट ऑप्शन बचता है, मनी के मतलब पार्ट्स क्या क्या हैं, मनी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, तो जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं। तो मनी का जो सप्लाई है, मनी के जो वो हैं, उसमें आप देखिए तो C प्लस OD प्लस DD होता है। क्या क्या है? C प्लस OD प्लस DD, इसको M1 कहते हैं। टोटल मनी क्या क्या है? तो C मतलब क्या है? कैश हेल्ड बाई मी, बाई पर्सन, कैश हेल्ड बाई पर्सन्स, जनता के पास जितना पैसा है वो क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अब DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट। DD को पहले लिख लो, DD, और ये कर लो OD। तो डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट चेकेबल डिपॉजिट होता है। तो ये कह सकते हो डिमांड डिपॉजिट इज डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. बैंक में जो डिपॉजिट है और जो चेकेबल है, बाय चेक यू कैन विथड्रॉ इट ऑन डिमांड, विथड्रॉ
ऑन डिमांड। आपके पास पैसा हाथ में नहीं है, बट यू मे गो टू द बैंक एंड फाइंड आउट द मनी दैट प्लीज गिव मी दिस अमाउंट। तो विड्रॉल और चेकेबल डिपॉजिट से जो विड्रॉ कर सकते हैं वो कहलाता है डीडी, इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। अब आता है अदर डिपॉजिट। तो अदर डिपॉजिट के 3 पार्ट हैं बेटा। अदर डिपॉजिट हमेशा किसके साथ होगा? आरबीआई के साथ होगा। किसके साथ होगा? RBI के अब आरबीआई के साथ अगर है तो क्या क्या है बेटा? तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि ये आरबीआई के साथ हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे हमारी आईडीबीआई है, आईसीआईसीआई है, इनके द्वारा जो हमारी मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी जो डिपॉजिट्स बैंक के साथ है, आरबीआई के साथ, उसका पार्ट अदर कंट्री के डिपॉजिट्स, अदर कंट्री डिपॉजिट, अदर कंट्रीज डिपॉजिट्स, ये हो गए। और तीसरा क्या हो जाएगा? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूटीओ, इनके डिपॉजिट्स, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डिपॉजिट्स। तो ये 3 पार्ट्स में अदर डिपॉजिट आएगा। इधर देखो बेटा, तो हमारी मनी सप्लाई कहां तक आ जाएगी? टोटल सी प्लस ओडी प्लस डीडी। क्लियर? इन 3 चीजों में हमारा मनी सप्लाई क्लियर हो जाता है। Yes. अब टोटल मनी सप्लाई इन द मार्केट क्या है? टोटल मनी सर्कुलेटेड इन द मार्केट इज नोन एज अ मनी सप्लाई। क्लियर? Yes sir. Yes sir. Yes sir. टॉपिक कंप्लीट। Yes sir. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने वीडियो को खत्म कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।